नमस्कार, आप देख रहे हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। बिलासपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने अटैचमेंट व्यवस्था, झोला छाप डॉक्टरों, हरिओम अस्पताल विवाद, सर्पदंश मुआवजा मामले, मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और कोटा क्षेत्र में बढ़ते मलेरिया को लेकर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जरूरत के अनुसार कर्मचारियों का अटैचमेंट किया जाता है। फिलहाल अटैचमेंट समाप्त किए जा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फिर से किए जा सकते हैं। झोला छाप डॉक्टरों के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस या नियमों के विरुद्ध काम करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और शिकायत मिलने पर जांच भी कराई जाएगी। हरिओम अस्पताल में महिला के शव को रोके जाने के मामले में उन्होंने कहा कि इसे बेवजह तूल दिया गया और प्रदेश में किसी गरीब का शव पैसों के अभाव में नहीं रोका जाता। सर्पदंश मुआवजा मामले पर उन्होंने कहा कि विधानसभा में मामला उठने के बाद व्यापक जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। मंत्री ने बताया कि बिलासपुर का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा, जहां आम और गरीब मरीजों को सिम्स और जिला अस्पताल की तरह निःशुल्क उपचार मिलेगा। वहीं कोटा क्षेत्र में बढ़ते मलेरिया को लेकर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर सर्वे कर रोकथाम और उपचार का अभियान चला रही है। देखिए, हम लोगों ने अटैचमेंट समाप्त कर दिया है, लेकिन जब अटैचमेंट समाप्त कर रहे थे तो विधानसभा में आप लोग देखिएगा, मैंने कहा कि चूंकि स्वास्थ्य विभाग है, आवश्यकता पड़ने पर हम अटैचमेंट करेंगे और जब तक व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हो जाती हैं तो बैलेंस करके जहां भी आवश्यकता होगा अटैचमेंट कर सकते हैं और अपने उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी। नक्सलवाद और मलेरिया या नक्सली और मलेरिया, हम कहें दोनों का वाकई में भारी कॉम्बिनेशन है। एक समय जब सरगुजा क्षेत्र में भी नक्सलवाद बढ़ चुका था, हम लोग उस समय राजनीति में नहीं आए थे, लेकिन इतना तो जानते थे, टीवी में चलता था, तो वहाँ रात को निकलना मुश्किल हो गया था हमारे सरगुजा साइड में। और उस समय मलेरिया का भी प्रकोप इतना ज़्यादा था, 98 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को हमारे ब्लॉक में आना पड़ा था, मलेरिया में इतने लोग मरे थे। लेकिन माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद सरगुजा से मलेरिया भी भागा और नक्सलवादी भी भागे। वैसे ही अब नक्सलवाद की मुक्ति जो है बस्तर में हुआ है तो मलेरिया भी जाएगा। और रहा सवाल इस क्षेत्र में, वो हमारे नज़र में है। हम एक एक गांव में हमारी टीम पहुंची है, जो कोटा और लोरमी क्षेत्र के कुछ गांव हैं उन पर, वहाँ हर घर में जाकर दवाइयाँ दी जा रही हैं, जांच की जा रही है और जल्द ही वहाँ पे जो मलेरिया के जो मच्छर हैं उनके मारने के लिए फॉगिंग भी किया जाएगा। डीडीटी और मच्छरदानी वितरण नहीं हुआ पिछले 3 साल। नहीं, डीडीटी वगैरह सब भेज दिया जा चुका है, क्योंकि बारिश हो रही है। जैसी बारिश थोड़ा कम होगा, सिंचाई होगा, उसके सारे इंतजाम हो चुके हैं। मच्छरदानी चूँकि भारत सरकार से आता है, 2 वर्षों से छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पाया था, लेकिन अभी पैसे मिले हैं उसके लिए। हमारी टेंडर प्रक्रिया में है, तब तक वैकल्पिक रूप से सभी कलेक्टर्स को हमने व्यवस्था बनाने हेतु कहा है। जहाँ पे भी लगता है कि मच्छरदानी की आवश्यकता है, स्थानीय व्यवस्था से खरीद कर उपलब्ध कराएंगे, बिल्कुल उसको देंगे। अभी हम लोग, आप जो पूछना चाह रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ। ये जो सुपर स्पेशलिटी बिलासपुर है, इसको हम जो है पीपीपी मोड पे देने जा रहे हैं और इसका अनुभव जगदलपुर से देख सकते हैं। वहाँ 8 विषय के स्पेशलिटी के साथ हार्ट का भी वहाँ पे अभी मैं उद्घाटन करके अभी 1 महीना पहले आया हूँ। 4-5 मरीजों के हार्ट के हो चुके हैं और आम जनता को कोई फर्क नहीं आएगा। उसमें 80% जो सीटें हैं, जिस प्रकार जिला हॉस्पिटल में 1 रुपया नहीं लगता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 रुपया नहीं लगता, आम जनता को 1 रुपया नहीं लगेगा। और 20% सीट जो मैनेजमेंट के हैं, उसमें मान लीजिए कोई SCCL वाले आ गए, कोई रेलवे वाले आ गए, कोई अन्य विभाग के आ गए, कोई दूसरे प्रदेश के आ गए, तो 20% पर वो अपना दर निर्धारित करके ले सकते हैं। तो ये प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है। जगदलपुर जैसे क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, तो ये बिलासपुर में केवल अपोलो के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। अब जो है हमारी सुपर स्पेशलिटी कई विभागों के साथ स्पष्ट काम करे। बिलासपुर क्षेत्र वाले और हमारे सुशांत भाई जी को, इन्होंने बड़ा ही प्रदेश हित में प्रश्न उठाया था और उस पर बृहद जांच चल रही, विधानसभा की घोषणा। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही जांच प्रारंभ हुआ है, चारों तरफ जो है ये मामला सुर्खियों में है, लोगों के ध्यान में है। लेकिन विधायक जी संतुष्ट नहीं है इस जांच
जांच को लेकर? देखिए, अभी जांच जब तक पूर्ण नहीं होता है तो विधायक जी कैसे संतुष्ट होंगे? जैसे ही जांच होकर रिपोर्ट आ जाएगा वो संतुष्ट होंगे। मैसेज किया था, और जब मैं हॉस्पिटल से मेरे जो पीए हैं उन्होंने जानना चाहा तो उनके परिजन कोई नहीं थे सबूत लेने के लिए। मेरे पीए ने बात किया, फिर वो वहाँ से वो आए हैं और जो डेड बॉडी है उसको दिया गया है, क्योंकि अब उसको बात को तुल पकड़ा दिया गया। बाकी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, और प्रदेश में ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई भी गरीब की बॉडी पैसे का भाव में रुके। उसके लिए हमारे स्थानीय स्तर पर भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या मुझ तक किसी न किसी माध्यम से आए, ऐसे किसी भी प्रकरण में इस टाइप की घटना नहीं है। कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं है। प्रदेश में जो भी काम कर रहे हैं सब प्रदेश के हित में कर रहे हैं। मैं किसी के काम को, किसी व्यक्ति को अपमानित वाला बात अपने मुख से नहीं कह सकता। प्रदेश में कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं है, सब लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और जो भी बिना लाइसेंस के या बिना जो छत्तीसगढ़ में जो मेडिकल की जो नियम कानून है उसके विपरीत काम करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, और हम लगातार पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर भी रहे हैं। ये तो घर घर पहुंच के इंजेक्शन तक लगा दे रहे हैं बिना डिग्री के। देखिए, जहां भी ऐसी शिकायत आएगी बिल्कुल जांच कराएंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने के लिए झूठा नैरेटिव तैयार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस घर घर जाकर स्मार्ट मीटर के खिलाफ लोगों को भ्रमित करने का अभियान चला रही है। उनका आरोप है कि कांग्रेस बिजली बिल के मुद्दे को गलत तरीके से पेश कर प्रदेश की जनता को भड़काने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस संगठन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में एकता नहीं है। पंजाब का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी कांग्रेस के भीतर विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने नेता एक जेब में पेट्रोल और दूसरी जेब में माचिस लेकर चलते हैं। देखिए, कांग्रेस के लोग केवल नैरेटिव सेट करते हैं और केवल नैरेटिव के आधार पर पॉलिटिक्स करते हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। केवल बिजली बिल के मुद्दे को प्रदेश के लोगों को भड़काकर गलत तरीके से उसको प्रदर्शित करके ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मैंने जो पेट्रोल वाला बयान दिया था वो कांग्रेस के संगठन संदर्भ में मीडिया वालों ने पूछा था, तो मैंने बताया था कि ये कांग्रेस एकजुट होकर कभी नहीं चलते हैं। अभी पंजाब में आप लोगों ने देख लिया है किस प्रकार से बातें चल रही हैं। आप लोगों के ही चैनलों में चल रहा है कि वहाँ पे प्रभारी के रूप में भूपेश बघेल जी हैं, उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है। कांग्रेस के नेता कभी एक नहीं हो सकते। उनके पॉकेट में एक पॉकेट में पेट्रोल, दूसरे पॉकेट में माचिस रख कर चलते हैं। बिलासपुर जिले में मलेरिया ने एक और जान ले ली है। कोटा क्षेत्र की 37 वर्षीय आदिवासी महिला रेखा बैगा की सिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। औरापानी निवासी महिला को पहले गनियारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे सिम्स अस्पताल रेफर किया गया। गुरुवार शाम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया नियंत्रण के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। कोटा क्षेत्र में लगातार मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में फिलहाल 6 मरीज एक्टिव है, जबकि गुरुवार को लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में भी एक नया मरीज मिला। मामले पर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि मलेरिया प्रभावित इलाकों में पर्याप्त तैयारी और प्रभावी रोकथाम नहीं की गई। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से फील्ड में उतरकर काम करने और जिला प्रशासन से प्रभावित गांवों में विशेष टीम भेजकर युद्ध स्तर पर इलाज व बचाव अभियान चलाने की मांग की। आज कोटा विधानसभा क्षेत्र की औरापानी में एक राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासी महिला की मौत हुई है। मौत का कारण मलेरिया बताया जा रहा है और लगातार औरापानी, केंदा, सिलबेरी में लगातार मलेरिया की शिकायतें हो रही हैं। मैंने खुद कलेक्टर साहब से बात की थी, पर व्यवस्थाएं जैसी होनी चाहिए थी, रोकथाम के लिए जो पहले व्यवस्था की जानी चाहिए थी वैसी हुई नहीं। अभी व्यवस्था की जा रही है, पर यह मौत दुखद है। और मैं फिर माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि केवल बातों से नहीं, फील्ड पर आकर काम करने से ये मौतें रुकेंगी। और लगातार कोशिशों के बाद भी मलेरिया क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए बहुत ही युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाना चाहिए। और जिला प्रशासन से ये निवेदन है कि अभी भी मौका है कि उन क्षेत्रों में जहाँ पे मलेरिया फैला हुआ है वहाँ पे पूरी टीम भेजी जाए और उनका इलाज, समुचित इलाज किया जाए। दुर्ग दमदा मुख्य मार्ग स्थित शिवनाथ नदी में छलांग लगाकर एक ढाबा संचालक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 46 वर्षीय
संजय ओझा के रूप में हुई है, जो पथरिया चौक के पास एक ढाबा संचालित करते थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें शिवनाथ नदी पुल से छलांग लगाते देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक वे नदी में डूब चुके थे। दरअसल घटना की जानकारी मिलते ही धमधा और नंदिनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बुधवार सुबह दुर्ग से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और गोताखोरों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 6 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद सुबह लगभग 11:20 में संजय ओझा का शव नदी से बाहर निकाला गया। नंदिनी थाना क्षेत्र के पथरिया ग्राम में पथरिया पथरिया चौक पे एक ढाबा है, बलिया ढाबा, उसके संचालक संजय ओझा के द्वारा वहां पे शिवनाथ नदी में पुल से कूद करके और आत्महत्या करने का एक प्रकरण प्रकाश में आया है। पुलिस के द्वारा एसडीआरएफ की मदद से डेड बॉडी की शिवनाथ नदी से रेस्क्यू करवा करके निकाला जा करके और प्रकरण में मर्ग कायम किया जा करके उसकी पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई गई है। प्रकरण में संजय ओझा के द्वारा आत्महत्या क्यों की गई है, इसके संबंध में पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके विस्तृत जांच की जा रही है और जांच के पश्चात ही इसमें मृत्यु के कारणों के जो वास्तविक तथ्य हैं उनका खुलासा हो पाएगा। तो सुसाइड नोट वगैरह बरामद लिखित तौर पे सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। संजय ओझा का जो मोबाइल है उसमें कुछ मैसेजेस प्राप्त हुए हैं। उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, परंतु प्रथम दृष्टया उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आर्थिक दृष्टि से आर्थिक रूप से कुछ दिक्कतें थी संजय ओझा को, जिसके कारण उसने ये आत्मघाती कदम उठाया है। दुर्ग ब्लॉक के अरसनारा ग्राम पंचायत में मनरेगा के नाम पर गरीबों के हक की खुली लूट का मामला प्रकाश में आया है, जहां 2023 से 2025 तक रोजगार सहायक और एक पंच ने मिलकर 50 से ज्यादा लोगों के नाम पर फर्जी मास्टर रोल बनाए और करोड़ों का खेल खेला। जिनके नाम पर मजदूरी दिखाई, उनमें कई ने कभी मनरेगा में काम ही नहीं किया। गरीबों को रोजगार देने वाली योजना, लेकिन अरसनारा में यह योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। फर्जी मास्टर रोल, फर्जी हाजिरी और सरकारी पैसे की वापसी, पूरा सिस्टम लूट में शामिल। ग्रामीण बिमला वर्मा ने बताया कि उनके नाम पर काम दिखाए गए, लेकिन उन्होंने कभी मनरेगा में काम नहीं किया। पैसा खाते में आया और फिर निकाल लिया गया। ये तो गरीबों की रोजी छीनने वाला काम है। को लेकर किस प्रकार का घोटाला सामने आया? भूतपूर्व सरपंच पवन कुमार साहू, ग्राम अरसनारा, और जब मनरेगा के अंदर 2023 से 24 और 25 में जितना भी जो मनरेगा के अंदर में जो मजदूर काम किया नहीं है, उसके बाद खाता में पैसा निकाल कर शोषण किया है। इसमें किया सरपंच, वर्तमान में सरपंच जो पूर्व सरपंच है मतलब तोसेन साहू, और रोजगार सचिव, और उनमें मेट लोग भी कौन कौन क्या किया है, कैसा किया है, उन लोग सारी जवाबदारी है। कितने लोगों का आधार कार्ड इस्तेमाल किया गया, कितने लोगों के साथ ऐसा? आधार कार्ड कम से कम जो निकला है तो उनका कोई आधार कार्ड नहीं लगा है उसमें। मास्टर कैसे मास्टर रोल में नाम आया? पता नहीं उन लोगों जो कराया है कैसे क्या कितने लोग हैं? इतने कम से कम 50 लोग हैं, और वो जो काम करने वाला ही इसमें बयान देना चाह रहा है। तो अब शिकायत के बाद जांच टीम आई थी, किस प्रकार की जांच हुई है? हाँ, जांच तो अभी तक रिपोर्ट नहीं बताई। जो आया पीओ मैडम अभी तक जांच नहीं बताया क्या हुआ कैसा नहीं हुआ, पर उसमें जैन आदमी जो जामुल में नगर पालिका में जो उपस्थित थे, काम कर रहे थे रथ में काम में, और उसके बाद एक आदमी जो स्कूल में भोजन बना नहीं है, उसका दोनों का इसके मैंने मतलब सूचना का अधिकार पे कापी निकालने के बाद उसको मिलान किया तो वहाँ पर पाया गया है। दोनों तारीख में मनरेगा में भी हाजिरी और यहाँ भी हाजिरी। मनरेगा में कितने साल पहले आप काम किए? मैं 15 साल के पहले उधर किया, इधर भी किया। आपके नाम से बता रहे हैं पैसा निकला है मनरेगा में। तो मैं 10,000 रुपये नगद केस दिए थे ना उसको, धुरू को, रोजगार गंज सहायिका को 5,000 रुपये नगद केस दिया मेरे को, 5,000 रुपये खाता में डाले। तो आधार कार्ड वगैरह भी जमा कराए थे क्या? कुछ नहीं कराया मैं। तो अभी जांच टीम आई थी, आपसे कुछ पूछताछ हुई है? हाँ, पूछताछ हुई है। क्या पूछताछ हुई बताएंगे? वही बात बोला हूँ, वही बात तो बोला है ना। तो क्या सामने आया? आपके नाम से ही पैसे निकले हैं? पैसा डाले थे मोर नाम से निकली से खाता में, मोर नाम से निकली से। मोर बैंक वाले खुद बताइए कि तोर नाम से 5,000 आए खाता में। अब काला डाले कैसे डाले मोर जानकारी नहीं। मैं नकद के 10,000 रुपये दे रहे हैं। वो वापस लिया आपने? हाँ, वापस ले। ये गोदी वोदी पैसा नहीं, मैं गेच नहीं गोदी में पैसा। और कहाँ के डाले, चोरी करके डाले, कहाँ डाले, मुझे जानकारी नहीं। भ्रष्टाचार का मामला मनरेगा में ग्राम पंचायत क्या पूरा मामला है सर? किस प्रकार की कार्रवाई आप? कुछ दिन पहले ये कलेक्टर जन दर्शन के माध्यम से ये कंप्लेंट प्राप्त हुई है कि जनपद पंचायत दुर्ग के ग्राम पंचायत अरसनारा में
कुछ जो कंप्लेंट प्राप्त हुई थी उसमें मनरेगा के तहत जो कार्य किया गया है फर्जी मास्टर रोल के द्वारा उनको भुगतान किया गया है। इसकी जांच अभी चल रही है। जांच के लिए 3 अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। जांच प्रतिवेदन उपरांत जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी किया जाएगा। पंच और रोजगार सहायक का नाम सामने आया है। जांच प्रतिवेदन में जो भी तथ्य सामने होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मास्टर रोल में बात आ रही है। मास्टर रोल में फर्जी मास्टर रोल तैयार करके पैसे निकाले गए, उसको लेकर मामला सामने आया है। 50 लोग लगभग ऐसे सामने आए हैं जिनके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके फर्जी मास्टर रोल बनाए गए और उससे पैसे निकाले गए। ये सब आरोप लगा रहे हैं सर। जांच के लिए टीम आई थी। जांच के लिए टीम आई थी। तो ये पूरा मामला कैसे हुआ है, क्या जानकारी में आपने? शिकायत आया था, जनपद से जानकारी दी थी कि रोजगार सहायक के द्वारा गड़बड़ी हुआ है। तो क्या जिनके साथ गड़बड़ी हुई है उन लोगों ने कभी आपसे शिकायत की? मेरे कार्यकाल का नहीं सर, पिछला पुराना वाला है। उस सब कार्य का ऑडिट भी हो चुका है। तो अभी मामला जब सामने आया तो आपके कार्यकाल में आया है, आपने कुछ संज्ञान लिया, उसको समझने का प्रयास किया? मेरे जानकारी नहीं है। बिलासपुर के रिंग रोड नंबर 2 में नगर निगम के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत को तोड़ने पहुंची निगम की टीम का मकान मालिक और उनके परिजनों ने विरोध किया। परिजनों ने बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप लगाया और बुलडोजर के सामने खड़े होकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की। हालात बिगड़ने पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। रिंग रोड नंबर 2 स्थित निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत पर नगर निगम की कार्रवाई के दौरान तनावपूर्ण स्थिति बन गई। निगम की टीम जब बुलडोजर लेकर भवन तोड़ने पहुंची तो मकान मालिक और उनके परिजनों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। परिवार का आरोप था कि निगम ने बिना कोई पूर्व नोटिस दिए सीधे तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। विरोध हो रहा है। पुलिस बल की प्रतीक्षा की जा रही है। ये गलत विरोध कर रहे हैं, इन्होंने गलत निर्माण किया है। गलत निर्माण में जो नगर निगम ने जितने भाग को अनुमति दी है उसके अलावा जितना अतिरिक्त बना है उसको तोड़ने के लिए नगर निगम आया। उनका कहना है कि कोई नोटिस नहीं जारी किया, आज भी बिना नोटिस के आप पे कार्रवाई की। जोन कार्यालय मुख्य कार्यालय दोनों कार्यालय से इनको नोटिस आई हुई है। 4 महीने पहले से इन्होंने नगर निगम को गलत जवाब भी दिया है कि हम नक्शा जैसा पास है वैसा बना रहे हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, निगम अधिकारी को पता नहीं चलता, फिर बाद में बिल्डिंग बनने के बाद बिल्डिंग बनाने वाले को नगर निगम ने 4 बार नोटिस दिया हुआ है कि आप गलत बना रहे हैं। आज आप लोग आए, क्या है मकान को तोड़ा जाएगा? मकान तोड़ने के आदेश हुए हैं, मकान टूटेगा। 4 महीने से आप लोगों को नोटिस दे रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई? उसमें सच्चाई है। उन्होंने 3 नोटिस दिया है, उसका प्रॉपर उसमें ये नहीं बोला गया था नोटिस में कि आपका तोड़ देंगे या आपको कुछ भी। उन्होंने दस्तावेज मांगा है, तीनों नोटिस में दस्तावेज मांगा है और उन्होंने बोला है कि हम आपको 15 दिन में ये करके देंगे, ये बना के देंगे, हम नाप जोख करके देंगे, आप हमको बताइए। मैंने तुरंत 1 to 1 नोटिस उनको देते गया। निर्माण बताया जा रहा है जिसको तोड़ने आए इनके पास एक्चुअल में इनके पास खुद को जमीन का, जब मैं इनके पास गया कि सर आप बताइए कितना स्क्वायर फीट रोड है और कितना स्क्वायर फीट घर का जमीन, इनके पास कोई भी कागज नहीं था। इन्होंने उस मैंने जब अपना कागज दिखाया तो प्रवीण शुक्ला जी उस समय वहाँ आयुक्त थे, उन्होंने ये बोला, जोन आयुक्त क्रमांक 3 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला मैं तहसीलदार को लिख दे रहा हूँ और वो लिखित में मेरे को दिए कि मैं तहसीलदार को लिख दे रहा हूँ। जब तक ये रोड नपाई नहीं होगा तब तक आपका फैक्ट नहीं पता चलेगा कि कौन सा घर कितना बड़ा और कौन कितना कम हुआ। लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम छापर पानी में 35 वर्षीय महिला और उसकी 10 माह की मासूम पुत्री की निर्मम हत्या के बहुचर्चित अंधे कत्ल की गुत्थी को रायगढ़ पुलिस ने सुलझाते हुए 65 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अत्यंत संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण इस प्रकरण की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। घटना के संबंध में 16 जुलाई 2026 को ग्राम छापर पानी की महिला ने थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 35 वर्षीय मौसेरी बहन, जिसके पति की मृत्यु के बाद मानसिक स्थिति सामान्य नहीं रहती थी, गांव के प्रहलाद बेहरा के खेत स्थित बोर मकान में अपनी 10 माह की पुत्री के साथ रह रही थी। उसी दिन सुबह महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली, जबकि उसकी 10 माह की पुत्री की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी। महिला के सिर एवं चेहरे पर किसी भारी वस्तु से गंभीर चोट के निशान थे। उपचार के दौरान महिला की भी मृत्यु हो गई।
थाना लैलूंगा के ग्राम छापर पानी में हुए डबल मर्डर केस की गुत्थी को पुलिस के द्वारा सुलझाया गया है, और जिसमें कहानी इस प्रकार की थी कि 16 जुलाई को प्रार्थना ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी मौसी की लड़की, जो कि उसके पति की मृत्यु के बाद मानसिक अवसाद में रहती थी और अपने गांव में किनारे में अपने 10 माह की बच्ची के साथ वहां पर निवासरत थी। घटना दिनांक को घटनास्थल पर उसकी 10 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई थी और इसे भी बहुत बुरी तरीके से घायल किया गया था। इसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और अंततः दूसरे दिन इसकी भी मृत्यु हो गई। ये डबल मर्डर का केस पुलिस ने 103 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया था। चूँकि घटनास्थल पर कोई भी चश्मदीद साक्षी नहीं था, पुलिस को लगातार इसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारी FSL की टीम वहाँ पर पहुँची और लगातार संदेहियों से पूछताछ की जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से एक संदेही के बारे में पता चला कि उसके हाथ में चोट के निशान थे, और जब उसे लाया गया, मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया गया तो अंततः आरोपी टूटा और उसके पास से एक धोती भी बरामद किया गया जिसपे खून के निशान भी थे। वहाँ पर जो ईंटा मिला जिससे कि प्राणघातक हमला किया गया था, उस ईंटा से भी पुलिस उस खून को FSL के लिए जांच के लिए भेजा गया है। आरोपी द्वारा हत्या स्वीकार करने के बाद उसे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मामले की विवेचना जारी है। हत्या का कारण अभी जो समझ में आ रहा है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और नशे की हालत में दुष्कर्म करने के बाद जब वो विरोध करी तो उसकी बच्ची को वहीं पे उसकी हत्या कर दिया और इसे भी बहुत बुरी तरीके से मारा और ये समझ के कि ये संभवतः मर गई है, उसके बाद वो फरार हो गया। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र से एक विवादित मामला सामने आया है। ग्राम गुड़ी के सरपंच दुर्गा साहू ने खुद को झूठे आपराधिक मामले में फंसाए जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग की है। सरपंच दुर्गा साहू का कहना है कि कुछ दिन पहले ग्राम गुड़ी में बल्लू और लखन साहू के बीच विवाद और मारपीट हुई थी। उनका दावा है कि घटना के संबंध में मौके पर मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कहा समस्या लेके आया हूँ तुम्हें? मैं समस्या लेके आया भैया, मैं ग्राम गुड़ी के सरपंच में है। ये प्रतिमा साहू, लखन साहू मोर पर झूठा आरोप लगा थे बार बार। मैं ग्राम गुड़ी के जो पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर वो सरकारी जगह में प्रतिमा साहू, लखन साहू काबिज करे है, वो कल लिए मैं नोटिस दिए बेदखली के, वही नाम से मुझको बार बार वह परेशान करे थे। अभी 29 तारीख के जो घटना घटे है गाँव में, लड़ाई हुए पड़ोसी से, वहाँ मैं जरा सा भी नहीं रहे हूँ। जबरन मोर ऊपर वो शिकायत करे कि 20 गुंडा लेके मरवाए पिटवाए करके, और वो वारदात में बिल्कुल भी 0% भी शामिल नहीं हमें है। तो अभी बोली से कि ठीक है वहाँ देख लेंगे जाकर करके। और वो बीच में ये पड़ोसी श्रवण बिंजवार जी है, ये नल मिस्त्री है, उन्हीं का मिस्त्री है, ये पड़ोसी है उनका। तो लड़ाई झगड़ा जो हुआ था वहाँ पर वो बीच बचाव के लिए गए थे। वो रेवती साहू और जागेश्वर लोगों के बीच में हुआ था। ये बता देगा कि मैं वहां था कि नहीं। आपका नाम कहे ले रहे हैं? मेरा नाम जबरन फंसाने के लिए ले रहे हैं। बिलासपुर जिले की सीपत पुलिस ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता की मां ने 5 अगस्त को थाना सीपत पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव का रहने वाला दीपक पटेल साइकिल सिखाने का झांसा देकर रैलहा जंगल की ओर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर सीपत थाना में BNS और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर महिला एवं बच्चों से जुड़े अपराधों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी दीपक पटेल को उसके घर से हिरासत में लिया। सीपत थाना क्षेत्र में एक 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया था, जिसमें आरोपी ने उसको साइकिल चलाना सिखाने के बहाने से गांव के बाहर लेके गया, झाड़ियों के बीच में उससे दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। मामले में थाना सीपत में पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिसे आज जुडिशियल रिमांड पे भेजा जाएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।